प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं जसवंत सिंह कैलासिया। हमारी YouTube चैनल पाराद लोकतंत्र का अंकुरण में आपका स्वागत है। इस चैनल का अंग्रेजी वर्जन भी है जिसका नाम है पाराद जर्मिनेट्स दी डेमोक्रेसी। हम फेसबुक पेज पर और ट्विटर अकाउंट पर भी उपलब्ध हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7646950188। मैं इसको दोहराना चाहूँगा 7646950188। लिंक्स का विवरण डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हाल ही में लॉन्च की गई हमारी राजनीतिक पार्टी जिसका नाम है लोकतांत्रिकों का समानुपातिक एवं हेतुक प्रतिनिधि जनसमूह के आधिकारिक प्लेटफॉर्म्स हैं। पार्टी का अंग्रेजी नाम है प्रोपोर्शनल एंड रेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स एलायंस ऑफ डेमोक्रेट्स। इसे संक्षेप में पाराद कहते हैं। यह नामकरण ठीक वैसा ही है जैसे कि तमिलनाडु में AIDMK और आंध्र प्रदेश में AIMIM नामों से पार्टियां हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारी ये जो राजनीतिक पार्टी है वो भारत की प्रथम और एकमात्र राजनीतिक पार्टी है। अर्थात भारत में जो शेष कथित राजनीतिक पार्टियां हैं वे भारतीय शासक वर्ग की अंश एवं पक्षपाती हैं, पार्ट एंड पार्शियल हैं। इस एपिसोड में हम भारत में जारी किसान आंदोलन पर तैयार किए गए आलेख के दूसरे भाग को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका शीर्षक है भारत में किसान आंदोलन एवं पाराद के विचार व सुझाव। आलेख का प्रथम भाग 3 एपिसोड्स में प्रसारित किया गया था। इन एपिसोड्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस आलेख को हमने 4 भागों में बांटा है और आज हम इस आलेख का तृतीय भाग आपकी सेवा प्रस्तुत कर रहे हैं। भारत में जब से LPG वर्ष 2090-92 से लागू हुआ है तब से भारतीय शासक वर्ग की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति नेचुरल इंस्टिंक्ट उपरोक्त वर्णित अर्थात पिछले एपिसोड में वर्णित खुरापाती भेड़िए की तरह ही है और वो और भी अच्छी तरह से उजागर हुई है। वो है अत्याचार, उत्पीड़न, अन्याय एवं भ्रष्टाचार का संस्थागतीकरण एवं विनियमितीकरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एंड रेगुलराइजेशन। इन कठिन और वैज्ञानिक तकनीकी शब्दों को मैं और अति महत्वपूर्ण शब्दों को मैं इस तरह से दोहराना चाहूँगा। संस्थागतीकरण एवं विनियमितीकरण, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एंड रेगुलराइजेशन। अत्याचार एवं उत्पीड़न के मामलों में भारतीय शासक वर्ग की कानून व्यवस्था कायम रखने वाली विभिन्न एजेंसीज जैसे पुलिस, ATS, NIA, अर्धसैनिक बल इत्यादि भारतीय प्राथमिक उत्पादक वर्ग के प्रति कैसा रवैया एवं सोच रखती हैं दुनिया जानती है। सही एवं शीघ्र न्याय दिलाने के मामले में भी भारतीय न्याय व्यवस्था किस प्रकार कुख्यात है, इस विषय पर हम अपने पिछले आलेख वीडियोस में खुलासा कर चुके हैं। भ्रष्टाचार के विनियमितीकरण रेगुलराइजेशन के मामले में जिसकी जानकारी देश के बड़े बड़े विद्वानों को भी नहीं है, हम यहाँ अपने अनुभव एवं विचार एक अन्य भेड़िए और मेमनी की कहानी के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा यहाँ ये तात्पर्य है कि भारतीय शासक वर्ग ने किस तरह से भ्रष्टाचार का विनियमितीकरण रेगुलराइजेशन कर दिया है। कहानी इस प्रकार से है। एक छोटे से गांव में एक भोला भाला मेमना अपने परिवार को एक छोटे से खेत को जोतकर पालन पोषण करता था। इसी गांव में एक खुरापाती पटवारी भेड़िया भी पदस्थ था। भेड़िया अपने स्वभाव के मुताबिक अक्सर मेमने कृषक को शोषित एवं परेशान करता रहता था। जब मेमना कृषक परेशान होकर एक शिकायत पत्र लेकर गिरदावल रेवेन्यू इंस्पेक्टर के कार्यालय जाता है तो वहाँ मेमना पाता है कि वहाँ पटवारी भेड़िए से भी बड़ा भेड़िया तैनात है। जब
गिरदावर भी मेमने की पीड़ा को हल नहीं कर पाता, उल्टे उसका शोषण करता है, तो मजबूरी में इन दोनों भेड़ियों के विरुद्ध शिकायत लेकर और आगे न्यायिक तहसीलदार कार्यालय जाता है। वहाँ मेमने को ज्ञात होता है कि नीचे के दोनों भेड़ियों से भी बड़ा भेड़िया वहाँ तैनात है। जब तीसरा भेड़िया मेमने की शिकायत पीड़ा दूर नहीं कर पाता है, उल्टे मूर्ख बनाता है, तो विवश हो मेमना आगे जाकर तहसीलदार कार्यालय में अपनी पीड़ा शोषण के विरुद्ध शिकायत पेश करता है। वहाँ भी उसे ज्ञात होता है कि यहाँ भी नीचे के तीनों भेड़ियों से भी बड़ा भेड़िया तैनात है। शिकायत करने का मेमने का ये सिलसिला केंद्रीय सचिवालय कार्यालय तक जाता है। वहाँ भी मेमना पाता है कि नीचे के ढेर सारे भेड़ियों से भी बड़ा अर्थात सबसे बड़ा भेड़िया डटा हुआ है। बेचारे भोले भाले मेमने को अंत में एक रहस्य ये भी ज्ञात होता है कि भेड़िए की ये लंबी कतार एरे मेमने के साथ हुए शोषण, अन्याय, अत्याचार की ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। उल्टे ऊपर वाला भेड़िया नीचे वाले भेड़िए का ही पक्ष समर्थन ले रहा है, उसे ही बचा रहा है। सरकारी कार्यों, विकास कार्यों में भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़ा, टैक्स चोरी में भ्रष्टाचार, नकली दवाओं का कारोबार, देश की रक्षा सामग्रियों की खरीदी, आयात में भ्रष्टाचार, भारी मुनाफाखोरी आदि अनेक असंवैधानिक आपराधिक गतिविधियां हैं जो भारत में अब भारतीय शासक वर्ग के लिए आम बातें बन गई हैं। उदाहरण के लिए, जैसा कि हमने ऊपर भेड़िए और मेमने की कहानी का उदाहरण दिया है, अगर कोई व्यक्ति, संगठन, संस्था किन्हीं सरकारी कार्यों में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत करता है, तो संबंधित विभाग, एजेंसी हुए भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच कर दोषी को सजा देने के कार्य के बजाय दोषी को बचाने, मामले को दबाने और शिकायतकर्ता को ही बर्बाद करने में जुट जाती है। हमारी उक्त सभी बातों के प्रमाण में यहाँ कुछ बातों का उल्लेख किया जा सकता है। जैसे किसी भी राज्य के साथ ही केंद्र के सचिवालय एवं संचालनालयों में लगभग 10 दिनों का क्षेत्रीय अध्ययन करें। वहाँ आपको हजारों ऐसे पीड़ित व्यक्ति मिल जाएंगे जिनकी झोला लटकाते हुए और कार्यालयों में चक्कर लगाते उम्र गुजर गई। कृपया यहाँ शिकायत एवं सतर्कता कक्ष के आवक जावक रजिस्टर के आंकड़े का अध्ययन करें। आप पाएंगे कि लाखों करोड़ों की संख्या में जन शिकायतें दशकों से लंबित पड़ी हैं। यही हाल आप राष्ट्रपति सचिवालय का भी पाएंगे। एक विचित्र किंतु सत्य बात यह है कि राष्ट्रपति सचिवालय तक के कार्यालय, पोस्ट ऑफिस, पोस्टमैन का सा काम करते हैं। वहाँ पहले से ही छपे हुए पत्र मौजूद रहते हैं। जैसे ही किसी का शिकायत पत्र प्राप्त होता है, खाली स्थान पर विषय एवं शिकायतकर्ता का नाम लिखकर उसी विभाग को रीडायरेक्ट कर दिया जाता है जिसके विरुद्ध शिकायत है। इस कार्रवाई को हम ऊपर की भेड़िए और मेमने की कहानी के अनुसार पुनः मेमने को भेड़िए के समक्ष डाल देने वाली कार्रवाई अवस्था की तरह से समझ सकते हैं। अगला बिंदु, भारतीय शासक वर्ग ने सूचना का अधिकार कानून तो बनाया, लेकिन उसकी विभिन्न एजेंसियों ने ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या करवा दी, हजारों को जेल ठूंस दिया, लाखों पर उल्टे आपराधिक मामले चलवा दिए जो भ्रष्टाचार एवं अनियमितता को उजागर करने का काम करते थे। विश्व में ऐसा उदाहरण कहीं देखने को नहीं मिलता। भारतीय शासक वर्ग ने अपनी अघोषित नीति के तहत इस सूचना के अधिकार अधिनियम को एक तरफ धराशायी कर दिया है, दूसरी तरफ इसकी आड़ में सूचना आयोगों का गठन कर सरकारी खजाने से बड़ी रकम बजट डकारना भी चालू कर दिया है। कृपया नोट करें, भारत में इन दिनों जितने भी अस्थायी और स्थायी आयोग हैं, जिनकी बहुत लंबी लिस्ट हैं और मंडल बोर्ड हैं, वे भारत एक जन कल्याणकारी राज्य है
के राजनीतिक सिद्धांत के तहत स्थापित किए जाते हैं, किंतु भारतीय शासक वर्ग ने इन सभी को सत्ता सुख भोगने तथा अपने किथ एंड किन को अपार लाभ देने के अड्डे बनाकर रख दिए हैं। इन अड्डों से इस देश में जहां भारत की लगभग 30% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जी रही है का क्या दुष्परिणाम होता है, इस जटिल बात को देहाती कहावतों इतने की झांझ नहीं उतने मंजीरे फूट गए और सफ़ेद हाथी की उक्ति से समझा जा सकता है। यही कारण है कि हमारी पार्टी पारात का ये कथन एवं विश्लेषण है कि भारत में भ्रष्टाचार जिसकी कि इन दिनों हाय तौबा की जाती है कि कोई समस्या नहीं है। हमारे इस वृत्तांत में एक बात भारत की न्याय व्यवस्था के विषय में शेष रह जाती है, तो इस पर यहाँ चर्चा करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि देश अब सब जान समझ रहा है। इन क्षणों हमारी यह कहकर आलोचना की जा सकती है कि हमारा उपहास भी उड़ाया जा सकता है कि आखिर उक्तानुसार लंबी चौड़ी बातों का यहाँ वर्तमान में कृषक आंदोलन से क्या सरोकार है। इसका उत्तर हमारी पार्टी पारात के दर्शन एवं अनुगमनों अप्रोचेस में निहित है। किसी ने खूब कहा है, गुलशन को बर्बाद करने के लिए एक ही उल्लू काफ़ी होता है, लेकिन यहाँ तो हर साख पर उल्लू बैठे हैं, तब अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, कल्पना की जा सकती है। अर्थात जैसा कि हमने पिछले आलोकों वीडियोस में कहा था, चौथे स्तर के कैंसर का इलाज लेप लगाकर नहीं किया जा सकता, मेजर सर्जरी की आवश्यकता होती है। हम दावे के साथ स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि भारतीय शासक वर्ग भारतीय मूल उत्पादक वर्गों की मंशा मांग के अनुसार समस्त कृषि वनोत्पादों की MSP निर्धारित कर भी देता है, प्रश्नागत तीनों कृषि कानूनों को खत्म रिपील भी कर देता है। कृपया नोट करें, अमीर भारतीय शासक वर्ग 10% के और भी अमीर होने और गरीब भारतीय प्राथमिक उत्पादक वर्ग 90% के और गरीब होने का सिलसिला ट्रेंड खत्म होने वाला नहीं है। मैं इस महत्वपूर्ण बात को पुनः दोहराना चाहूँगा। भारतीय शासक वर्ग मूल उत्पादक वर्गों की मंशा मांग के अनुसार समस्त कृषि वनोत्पादों की MSP निर्धारित कर भी देता है, प्रश्नागत तीनों कृषि कानूनों को खत्म रिपील भी कर देता है, तो भी भारत में अमीर भारतीय शासक वर्ग 10% के और अमीर होने और गरीब भारतीय प्राथमिक उत्पादक वर्ग 90% के और गरीब होने का सिलसिला ट्रेंड खत्म होने वाला नहीं है। प्रिय साथियों, इस प्रकार हमारा ये तीसरा एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। फिलहाल हम आपसे हमारी चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने का निवेदन नहीं कर रहे हैं, लेकिन निवेदन करते हैं कि कृपया हमारी इस चैनल के कम से कम 10-15 एपिसोड उनके क्रम में अवश्य देखने का कष्ट करें। हमारा विश्वास है कि इसके पश्चात आप निश्चय ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे और हमारी पार्टी पारात से मिशनरी भावना के साथ जुड़ेंगे। पूरा एपिसोड देखने और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम पुनः नए एपिसोड के साथ में आपके साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।